हम लोग को क्या पढ़ना है आज? प्रकाश। लाइट। प्रकाश क्या है? कण है कि तरंग है? हाँ, तो लिखिए, एक वैज्ञानिक थे हाइगेन, सर हाइगेन के अनुसार, लिखेंगे सर हाइगेन के अनुसार प्रकाश छोटे 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 कणों से मिलकर बना है। कणों से मिलकर बना है। सर हाइगेन के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कणिका कहते हैं। अभी आप लोगों ने बताया कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है, ये बोले हैं ना। हमने क्या कहा? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको क्या बोलते हैं? कणिका बोलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और समय बीतता गया, एक दूसरे वैज्ञानिक आए, न्यूटन। सही ना? न्यूटन के अनुसार न्यूटन के अनुसार न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने बताया कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है, जो भी आपने बताया। न्यूटन के अनुसार प्रकाश तरंगों से मिलकर मिलकर बना है। हाइगेन ने क्या बताया? हाइगेन ने कहा कि जो प्रकाश है वो कण से मिलकर बना है। न्यूटन ने बताया प्रकाश तरंग से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्या निकला कि अगर हम दोनों को मिला दें तो जो प्रकाश है वो कण और तरंग दोनों से मिलकर बना है। समझ में आ गया ना? ना तो अकेले उसमें कण कह सकते हैं, ना तो तरंग, दोनों से मिलकर बना है। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला? तो यहां से निष्कर्ष निकला कि जो प्रकाश है, प्रकाश कण तथा तरंग दोनों से मिलकर बना है। तो आपको ये लाइन याद कर लेना है कि जो प्रकाश है वो किससे बना है? प्रकाश कण से और तरंग से, दोनों से मिलकर बना है। क्लियर रहेगा ना सबका? अब कभी ये मत मत कहना कि केवल तरंग से है या केवल किरण से, कण से है। जो प्रकाश है उसमें कण भी है और तरंग भी है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक है, उनका नाम था रुडोल्फ हेनरिक हर्टेज। सर रुडोल्फ हेनरिक हर्टेज, लिखना, सर हेनरिक हर्टेज ने 1887 ईस्वी में एक खोज किया था। किसी को पता है? 1887 ईस्वी में उन्होंने बताया कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में उन्होंने बताया था। सर रुडोल्फ हेनरिक हर्टेज ने 1887 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की। ये क्वेश्चन आपको साइंस में तो मिलेगा ही मिलेगा, जो जीएस में भी आपको खूब मदद करेगा। सही ना? कि विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया? तो रुडोल्फ हेनरिक हर्टेज ने किया था। कब किया था? 1887 में। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है इसके बारे में व्याख्या नहीं कर पाए। खोज तो दिए लेकिन बहुत ज्यादा समझा नहीं पाए। समझ में आ गया ना? समझाया कौन इसको? इसके बारे में मतलब ज्यादा एक्सप्लेनेशन किसने किया? आइंस्टीन ने। परंतु
1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की। क्लियर रहेगा ना। और अल्बर्ट आइंस्टीन को ही इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए 1905 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार। सवाल आता है कि नोबेल पुरस्कार जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है आइंस्टीन को किस क्षेत्र में मिला था? तो 1905 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। है ना। किसके लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए। है ना। खोजने का मतलब रुडोल्फ हेनरिक हर्ट्ज इसके बारे में अध्ययन कर चुके थे, लेकिन बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने इसकी व्याख्या नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए कि है क्या। है ना। समझाया कौन या इसके बारे में पूर्णतः किसने बताया? आइंस्टीन ने। और जिसके कारण आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1905 ईस्वी में। किसी को यहां तक दिक्कत है? तो आपसे देखिए 3 के 3 सवाल हैं जो आपको याद कर लेना है कि हाइगेन ने क्या कहा था। हाइगेन ने सिर्फ ये कहा कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन्होंने सिर्फ इतने खोज किया। इसके बाद न्यूटन है, उन्होंने कहा कि प्रकाश तरंगों से मिला है। तो ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकला कि जो प्रकाश है वो कण से भी मिलकर बना है और तरंग से भी मिलकर बना है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ये खोज जो किया था ये रुडोल्फ हेनरिक हर्ट्ज ने 1887 ईस्वी में किया था। लेकिन इसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं बता पाए। बताया किसने? आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन को इसी के कारण से 1905 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। जो प्रकाश से ऊर्जा आती है वो किस फॉर्म में आती है? कैसे आती है? पैकेट के रूप में आती है। किसका पैकेट होता है? बंडल के रूप में आता है ना, बंडल बन के। पैकेट का मतलब एक एक पैकेट आता है, गुच्छा में आता है। किसका गुच्छा रहता है? किसका? फोटान का। है ना। तो लिख लेना इस चीज को भी आप पॉइंट बना के। प्रकाशीय ऊर्जा छोटे छोटे फोटान के पैकेट के रूप में आता है। छोटे छोटे फोटान के पैकेट या बंडल, सही ना, पैकेट के रूप में आता है। प्रकाशीय ऊर्जा छोटे छोटे फोटान के पैकेटों के रूप में आता है। तो ये चीज आपको याद कर लेना है कि किसके रूप में आता है? फोटान का पैकेट होता है। पैकेट या बंडल, गुच्छा में आता है, सिंगल नहीं आता। सही ना। आप सभी जानते होंगे प्रकाश का चाल कितना होता है। कितना होता है प्रकाश की चाल? प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मात्रक मीटर प्रति सेकंड। यही ना। अच्छा, ये बात सबसे पहले किसने बताया था? आपको ये भी बताना है कि प्रकाश के चाल की गणना सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम है रोमर। रोमर ने सबसे पहले बताया था प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, जो ये प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये निर्वात में है किसी माध्यम में है? निर्वात में है। ये कहां पर है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम कहां होती है? निर्वात में ही होती है। इसका मतलब जो ये चाल लिखा है ये सबसे अधिकतम चाल है। सबसे अधिकतम निर्वात में ही होता है। क्लियर है ना सबका? अच्छा, इसको अगर मीटर पर सेकंड लिखा है, इसी चाल को अगर हम किलोमीटर पर सेकंड बदलना चाहें तो कितना आएगा? 3 लाख किलोमीटर।
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये आएगा ना। यानी जो यहाँ 10 के पावर 8 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 5। 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मात्रक का विशेष ध्यान रखना है। पता चला एग्जाम में आप रट के गए थे 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम में लिख के आ गया 3 गुणे 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और आप वही ऑप्शन लगा के चले आइए। समझ में आ रहा है ना? अगर वही ऑप्शन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए मात्रक आपको पूरा बाकायदे रट के जाना है। क्लियर है यहां तक सबका? कोई दिक्कत है बताइए। ये तो था इसका बेसिक। आपसे एक सवाल और पूछता है, प्रकाश का तरंग कैसा होता है? अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्घ्य है? तो प्रकाश कैसा है? अनुदैर्घ्य तरंग है ना, अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ कि अनुदैर्घ्य? अनुदैर्घ्य है, कंफर्म। अनुप्रस्थ तरंग है। जो प्रकाश तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंग। जो ध्वनि है वो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। क्लियर है सबका? प्रकाश तरंगे जो होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। वैसे आगे हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद चैप्टर वही आएगा, ध्वनि एवं तरंग, ठीक है ना। तो वहां आपको बताएंगे जो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं उनमें क्या अंतर है, जो अनुदैर्घ्य तरंगे होंगी उनमें क्या अंतर है। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं सीधे सीधे लंबवत कंपन करती हैं, जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं वो समांतर कंपन करती हैं, ठीक है ना। तो वहां पर हम आपको क्लियर कर देंगे ये चीज। तो अभी आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव रटना है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे नहीं है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? चलिए एक एक चीज बारी बारी से पढ़ेंगे। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, नेचर। और पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। बताइए प्रकाश का परावर्तन क्या है? हाँ देखिए, यहां पर आपको देखिए दो घटनाएं पढ़ने को मिलेगा, एक परावर्तन और दूसरा आप पढ़ते हैं अपवर्तन। ये पढ़ते हैं ना, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन क्या है? परावर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाए। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। परावर्तन क्या है? परावर्तन का मतलब होता है जब परावर्तन क्या है? परावर्तन का मतलब होता है जब कोई भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराया और टकराने के बाद वापस चली गई, सही ना, उसी माध्यम में चली गई, तो उसको बोलते हैं परावर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद वापस ना जाए, दूसरे माध्यम में चला जाए। समझ में आ गया ना? तो दोनों दो घटनाएं हैं। हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? परावर्तन, टकराएगा और टकराने के बाद वापस चला जाएगा। परावर्तन बिल्कुल सिंपल से नियम है। परावर्तन होने का मतलब परावर्तित हो गया, ये ना, अपने रास्ते से भटक गया, उसी को तो बोलते हैं परावर्तन।
जैसे आप अपने घर से आ रहे थे पढ़ने, सही ना, मान लीजिए कोई अपने घर से पढ़ने आ रहा था, जैसे विक्रम जोत पहुंचे या कोचिंग के पास ही पहुंचे, किसी ने कहा अब आज क्या पढ़ोगे, चलते हैं आज अयोध्या घूम आते हैं, सही है ना। तो आया तो था पढ़ने के लिए, चला कहाँ गया, अयोध्या चला गया, घूमने चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, अपने रास्ते से भटक गया, उसी को बोलेंगे ना परावर्तित हो गया, परावर्तन हो गया। क्लियर है पॉइंट। परावर्तन का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक जाना। तो अपने रास्ते से भटकने का मतलब है जा तो रहा था किसी दूसरे माध्यम में, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, सही ना, ये कोई सतह है, परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह, सतह है। चित्र बाद में बनाना, चाहे भी पहले बना सकते हैं। परावर्तक सतह है। हमने क्या कहा कि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आई, सही ना, प्रकाश की किरण आई और ऐसे टकराई, तो टकराने के बाद वो कहाँ चली थी, वो तो जा रहा था कहाँ, बिल्कुल सीधा जाना चाह रहा था ना ऐसे, लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरण इस पर टकराई और टकराने के बाद ऐसे वापस चली गई। समझ में आ गया ना, आगे नहीं गया, यानी आगे वाला रास्ता बंद हो गया। ये तो बताया ना कि जैसे आप जा रहे थे, मान लीजिए यहाँ पर कोचिंग है, आप अपने घर से ऐसे चले, रास्ते में एक दोस्त मिल गया, ये क्या कर दिया, आपका रास्ता परावर्तित कर दिया। ये तो है ना, बहुत से लोग ऐसे गुमराह हो जाते हैं, आते हैं पढ़ने के लिए चले जाते हैं, है ना, तो इसका मतलब परावर्तित हो गए। तो परावर्तन का मतलब आया और इसी रास्ते से, यानी अपने रास्ते से जा रहा था सीधे, भटक गया, और भटक गया तो फिर क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो परावर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो उस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया ना सबको, लिखिए। और अगर टकराने के बाद दूसरे माध्यम में चली गई तो अपवर्तन। लिख लीजिए इस चीज को, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकराती है तथा टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तथा टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है ना सबका। अब ये तो हम एक चित्र बनाएंगे, इस चित्र को सबको बनाना है, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, सतह है, सीधे सीधे सतह लिख सकते, कोई सतह है। अब देखिए प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी, तो जहां टकराएगी वहां से हम क्या खींच सकते हैं, यहाँ एक अभिलंब खींच देंगे। समझ में आ गया ना, यहाँ पर हम क्या खींचेंगे, एक अभिलंब। अभिलंब का मतलब जो बीचों बीच बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो, 90 अंश पे हो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अभिलंब रेखा, अभिलंब रेखा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? यानी एक प्रकाश की किरण ऐसे आई और जहां भी, कहीं भी टकरा सकती थी, मान लीजिए ऐसे यहाँ टकराए होते तो हम यहाँ खींच दिए होते, ऐसे कई किरणें आएंगी ना, लेकिन हमें केवल एक किरण का अध्ययन करना है, ऐसे कहीं भी आप खींच सकते हैं। तो एक किरण मान लीजिए यहाँ से आके टकराई, तो जो किरण आके आती है, जो किरण सूर्य से या किसी भी प्रकाश से आती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपतित किरण। तो इस किरण का नाम है आपतित किरण, आपतित किरण। और यहां से टकराने के बाद ऐसे वापस जाएगी, ऐसे चली जाएगी ना,
ऐसे वापस जाएगी। अब अगर ये वापस जा रही है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। किसी को दिक्कत है? आने वाले को आपतित किरण, जाने वाले को परावर्तित किरण। क्लियर है ना सबका ये चीज? आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब देखिए यहां ये अविलंब से एक कोण भी बना रहा है, कोण बना रहा है ना ये, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण। इसको लिखते हैं आई से। आप अपने मन से एक्स वाई नहीं लिख सकते यहाँ से ना, इसको चिन्हित करने के लिए आई का प्रयोग किया जाता है, स्मॉल आई। तो ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। ऐसे जो परावर्तित किरण है तो ये भी अभिलंब के साथ एक कोण बनाएगी, और इस कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको लिखते हैं आर। सही ना, कोण आई और कोण आर। एक चीज एक समझ लेना कि कोण आई और कोण आर का मान आपस में बराबर होता है। इसका मतलब जितना तिरछा ये आएगा उतना ही एंगल पे जाएगा, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे आया तो ऐसे चला गया, अगर यहाँ 30 अंश का कोण होगा तो ये भी 30 होगा। अगर किसी किरण को हम ऐसे झुका दें तो इसका मतलब वो और ऐसे झुका हुआ जाएगा, यानी जितना बड़ा ये वाला कोण उतने बड़ा ये वाला कोण होगा। समझ में आ गया ना? अगर हम किसी किरण को और ऐसे लेटा के जाके टकराएगा तो ये वाला भी ऐसे लेटा हुआ जाएगा। समझ में आ गया ना? यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा। किसी को यहां तक दिक्कत है? तो हम अभी केवल एक ही किरण के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक कंफर्म है ना? कोण आई बराबर कोण आर, यानी पहला नियम क्या है? पहला नियम ये कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ऐसे लिखते चलेंगे साइड में, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण, ये परावर्तन का नियम है, परावर्तन का नियम। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण आई और तथा परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। किसी को यहां तक दिक्कत है? ये पहला नियम। अब क्या करेंगे? देखिए एक कोण और बनेगा। देखिए ये सतह है ना, सतह के साथ यहां भी तो एक कोण बन रहा है। इस कोण को क्या बोला जाता है? तो इस कोण को बोलते हैं झुकाव कोण। झुकाव कोण या सरफेस के साथ कोण। समझ में आ गया ना? या सतह के साथ कोण, सतह के साथ कोण। इसको किससे लिखते हैं? इसको लिखते हैं जी से। क्लियर है? जी से। जहां भी नहीं समझ में आएगा बताना, इसको लिखते हैं जी से। अच्छा आप एक बात बताना कि जो ये वाला जी होगा क्या इधर 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 वाले के बराबर होगा? ये यानी ये दोनों रेखाएं क्या आपस में, मतलब ये दोनों कोण क्या आपस में बराबर होंगे? क्या हुआ? आप बताइए। नहीं होगा। आप बताइए। क्या हुआ? नहीं, जी का मान घटे बढ़ेगा तो ही है। यानी हमने सिर्फ ये पूछा है कि अगर इधर वाला ये वाला जी होगा तो क्या ये वाला, यानी ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे? बराबर ही होंगे। क्यों? क्योंकि जब आई बराबर आर होगा, ये पूरा ऐसे सीधे सीध पर है, तो अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, इसका मतलब ये वाला 60 होगा तो ये वाला भी तो 60 होगा, बराबर होगा ना? अगर मान लेते हैं कि ये वाला कोड आपका 40 अंश, कोड आई का मान 40 अंश, तो आर का मान भी तो 40 अंश होगा। तो इधर वाला कोड पूरे कितने अंश का है? यहां से यहां तक कितने अंश का है? 90 अंश का। यहां से यहां तक कितने अंश का है? 90 अंश का। तो अगर ये वाला 40 होगा तो ये 50 होगा, और अगर ये वाला 40 होगा तो ये भी 50 होगा। क्यों? कि आई और आर आपस में बराबर होंगे। वही तो लिखे ना पहला नियम। इसका मतलब जितना कोण इधर उतने कोण इधर होगा ना। ये चीज क्लियर है सबको? अब तो ये वाला इसके बराबर होगा। तो क्लियर हो गया। एक कोण और होता है विचलन कोण।
विचलन कोण, विचलन कोण इसको लिखते हैं डेल से ऐसे, विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है? हाँ, विचलन का मतलब ही होता है अपने रास्ते से भटक गया, इसी को बोलते हैं ना विचलित हो गया। बिल्कुल ही आराम से समझेंगे, विचलन का मतलब होता है जो अपने रास्ते से भटक गया हो, उसको बोलते हैं विचलित होना। तो आप देखिए कि ये यही किरण तो आ रही थी ना, ऐसे किरण आ रही थी, यही किरण आ रही थी, ऐसे ये जा रही थी, ऐसे जाना चाहिए था इसको, ये तो चला था ना। यानी हमने क्या कहा, अपने घर से निकला और यहाँ कोचिंग था, उसको ऐसे रास्ते से जा रहा था, जाना चाहिए था यहाँ। लेकिन कोई एक दोस्त मिल गया और उसने क्या किया, एक सतह मिल गया जो इसको भटका दिया। तो कितना भटका आदमी, यानी कितना बिगड़ा। तो जाना चाहिए था यहाँ, चला गया इतना, मुड़ गया, इतना ही मुड़ा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? विचलित होने का मतलब कितना विचलित हुआ, तो कितना भटका, इतना एंगल भटका है। तो इसका मतलब यहां से इस रेखा से लेके और इस रेखा तक के कोण को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं विचलन कोण। विचलन कोण ये लिखा है, विचलन कोण अपने रास्ते से भटक गया है। तो कितना भटका है? ये भटका है। अब यहां से एक न्यूमेरिकल का सवाल भी आता है विचलन कोण का ज्ञात करने के लिए। एग्जाम में अगर जब आप रेलवे का पेपर देंगे तो पूछेगा कि विचलन कोण का मान बताइए। कोई एक एंगल दे देगा, आपतन कोण दे देगा, झुकाव कोण दे देगा, सही ना, परावर्तन कोण दे देगा। आपसे पूछेगा विचलन कोण का मान कितना होगा, या विचलन कोण दे देगा, कोई एक कोण पूछेगा। मतलब इन कोणों से संबंधित एक सवाल जरूर आता है। तो विचलन कोण का मान कितना होगा? हमें पता है कि ये पूरी सीधी रेखा पर बना कोण कितना होता है? एक सीधी रेखा पर कितने इंच का कोण बनता है? 180। तो हमने क्या कहा कि अगर ये पूरी सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, जबकि यहां से यहां तक एक आई है और एक आर है, तो ये वाला कोण कितना होगा? तो 180 में से ये वाला और ये वाला कोण घटा देंगे, यही बचेगा ना। समझ में आ रहा है ना? तो हम लिख सकते हैं विचलन कोण कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 180 माइनस कोण आई प्लस कोण आर। लिख लेंगे ना इसको। तो विचलन कोण कितना हो जाएगा? विचलन कोण हो जाएगा 180 माइनस कोण आई प्लस कोण आर। क्योंकि कोण आई और कोण आर ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। पहला समीकरण वही तो लिखे हैं ना, कोण आई और कोण आर आपस में बराबर हैं। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 180 माइनस 2i, भाई आई का डबल कर सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस 2r, लिख सकते हैं। क्या इसको हम जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं? बताइए, अब ये आपको सोच के बताना है। क्या इसको आई आर के फॉर्म में तो लिख लिए, क्या इसको जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं? क्या लिख दें? कितना? 2g। हाँ, इसको हम लिख सकते हैं 2g के बराबर होगा ये। क्यों? देखिए अभी आपने कहा कि ये वाला जी होगा, यहां से यहां तक अभी आपने पढ़ा था ना कि यहां से यहां तक तो जी होगा। अगर ये वाला जी होगा तो ये वाला भी, ये तो क्लियर हो गया था। तो अब शर्त ये है कि अगर ये वाला जी होगा तो इसका मतलब ये वाला भी जी होगा कि नहीं होगा? तो कैसे होगा? अगर आपने मैथ पढ़ा है तो मैथ में आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसे समांतर रेखाएं हैं और उसको कोई ऐसे तिर्यक रेखा काटती है, कोई भी काटती है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं ना। यानी जितना कोण इधर उतना कोण इधर, जितना कोण इधर उतना कोण, ये पढ़े हैं ना ये चीज। तो हमने क्या कहा कि ये देखिए, ये ऐसे एक सीधी रेखा है, एक रेखा ये है, इसको किसी तिर्यक रेखा ने काटा है, तो जितना कोण इधर उतना ही कोण इधर होगा ना। इसका मतलब अगर ये वाला जी तो ये वाला भी जी, और ये वाला जी हमने पहले प्रूफ कर दिया था। तो यहां से यहां तक का कोण कितना हो जाएगा? जी प्लस जी बराबर 2g। तो विचलन कोण किसी को ना समझ में आया हो बताइए अब। क्लियर है यहाँ तक सबका? बिल्कुल आराम से, जिसको अभी भी कोई भी डायग्राम ना समझ में आओ फिर से पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम में बस यही सवाल आएगा यहाँ से। हमने क्या बताया, हम आपको बता दें कि एक आने वाली किरण है, इसको बोलते हैं
आपतित किरण। जो टकरा के वापस जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एक कोण होता है जिसको बोलते हैं आपतन कोण, उसको लिखते हैं आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का एक कोण होता है परावर्तन कोण, इसको लिखते हैं आर से। हमने कहा कि एक आपतन कोण से और सतह के साथ एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं झुकाव कोण या सतह के साथ लगा हुआ कोण, इसको लिखते हैं जी से। और ये जो जी वाला मान होता है वो इस जी के यहाँ यहाँ वाला भी जो कोण होगा, नहीं परावर्तन कोण किरण और जो यहाँ सतह है इसके भी बराबर होगा, सही ना। ये मैथमेटिकली सिद्ध कर दिया गया है। और अभी जो ये वाला जी होगा ये वाला इसके भी बराबर होगा, सही ना। विचलन कोण क्या बताए, कोई अपने रास्ते से सीधा जा रहा था लेकिन रास्ते से भटक गया, तो जाना था उसको इस रास्ते से, चला गया इस रास्ते से, तो जितना भटका है उसी को बोलते हैं विचलित होना, विचलन कोण। तो विचलन कोण कैसे निकालते हैं, 180 माइनस आई प्लस आर। आई प्लस आर कहाँ से आया, क्योंकि ये पूरा 180 अंश है, इसमें से आई और आर को घटा देंगे, जी का मान आ जाएगा। क्लियर है ना। किसी को दिक्कत बताइए, अब लिखिए, अब इस पर सवाल लिखिए। हाँ। तीनों एक ही तल में होते हैं ना, हाँ वो भी होगा, अभी आगे लिखते चलिए, अभी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आगे उसको लिखते। अभी लिखते हैं ना परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन। तो वहां लिखते, तो अभी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आपतन कोण में कोण आई बराबर कोण आर, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं ना। लिख लीजिए इसको भी, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो अगला एक नियम और लिख लेना, फिर दो लिखें, तीसरा भी लिख लेना यहीं पर। परावर्तन का नियम सभी प्रकार के सतहों पर लागू होता है, चाहे खुरदुरा हो चाहे चिकना हो। समझ में आ गया ना, सब पे लागू होगा। तो लेना परावर्तन का नियम सभी प्रकार के सतहों पर लागू होता है। परावर्तन का नियम सभी प्रकार के सतहों पर लागू होता है, ठीक है ना। सभी प्रकार के सतहों का मतलब सतह चाहे जैसा हो, परावर्तन का नियम लागू होगा। क्लियर है सबको। तीन नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होगा, और सतह चाहे जैसा हो, सही ना, सभी प्रकार के सतह पर लागू होगा। चलिए इस पर आधारित सवाल लिखते हैं। लिखिए सवाल, यदि यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान 40 अंश है, तो परावर्तन कोण का मान होगा, आपका ऑप्शन है 20 अंश, 30 अंश, और तीसरा ऑप्शन है 40 अंश, और चौथा है 50 अंश। कितना आएगा, लग जाएगा ना सबका। अभी हम लोगों ने पढ़ा है पहला नियम यही कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। तो 40 अंश अगर कोण आई है तो आर बराबर भी 40 अंश होगा, ये ना, कोण आर बराबर भी 40 अंश। लगा लेंगे ना सभी। दूसरा सवाल लिखिए, यदि आपतन कोण का मान 50 अंश है, तो विचलन कोण का मान होगा,
ऑप्शन है 50 अंश, 80 अंश, 100 अंश और नोटा 80 अंश। लग जाएगा सबका? विचलन कोण पूछा है, बताइए, पीछे बताइए सभी लोग। अस्सी अंश, सबका यह है 80 अंश। हाँ देखिए, विचलन कोण घटाना पूछा है, तो अभी हमने कहा विचलन कोण बराबर कितना होता है, 180 माइनस 2i, ये ना, तो 180 माइनस 2 गुणे आई का मान कितना है, 50 अंश। तो 180 में से 100 घटा देंगे, यह आ जाएगा आपका 80 अंश। लग जाएगा ना सबका? चलिए दूसरा सवाल लिखिए। यदि यदि आपतित किरण तथा यदि आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा सतह के साथ का कोण 30 अंश 30 अंश है, तो विचलन कोण कितना होगा? ऑप्शन है 60 अंश, 120 अंश, 90 अंश और इनमें से कोई नहीं। कौन सा आएगा? सबका आ जाएगा ना? कोई सा है जिसका नहीं आया है? बताइए जिसका ना आया हो। 60 अंश, ये तो अभी हम लोग पढ़े ना, देखिए चित्र के माध्यम से अगर समझें फिर से एक बार, हमने कहा ये आपतित किरण है, और आपतित किरण और सतह के साथ का कोण कितना है, 30 अंश। तो अगर ये वाला 30 अंश होगा, इसका मतलब ये वाला कितना होगा, तो ये वाला 60 अंश होगा। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा ना, इसका मतलब जितने एंगल पर आया होगा उतने ही एंगल पर ऐसे जाएगा। तो अगर ये 60 तो ये वाला भी 60, तो अगर ये 60 होगा तो ये वाला भी 30 अंश। ये होगा ना, विचलन कोण कितना होगा, तो ये वाला हमने कहा ऐसे ऐसे अगर सीधे आया होगा तो इससे सीधे निकल जाएगा। तो जितना कोण ये उतने कोण ये भी होता है, सही ना, तो इधर भी 30 तो इधर भी 30। तो विचलन कोण कहाँ से है, यहाँ तक जा रहा था, यहाँ से मुड़ गया है, तो कितना अंश आएगा, 30 30 60। चित्र इसलिए भी पढ़ना ताकि एग्जाम में भूले ना, बाकी तो अभी तो सीधे पता है कि ये कौन सा कोण लिखा है, जी, तो जी बराबर अगर 30 अंश, तो विचलन कोण बराबर कितना होता है, 2g, और 2g बराबर 2 गुणे 30 बराबर 60 अंश। ये आएगा ना सबका? किसी को दिक्कत हो बताइए, यहां तक लगा लेंगे ना सभी लोग?